दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान के रक्षा समझौते में तुर्की की एंट्री, आखिरी दौर की बातचीत, इस्लामिक नाटो की चर्चा तेज, मिडिल ईस्ट की ताकत का नया सेंटर, इजरायल की बड़ी बेचैनी। अगली खबर में आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, पुतिन को बोर्ड ऑफ पीस का न्योता, गाजा को लेकर अमेरिका की नई प्लानिंग, और दूसरी ओर यूरोपीय देशों के विरोध के बीच ट्रंप ने ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडे वाली पोस्ट की एडिटेड तस्वीर। यूरोप में मचा बवाल। इसी के साथ आपको बताएंगे किम जोंग ने मंच से डिप्टी पीएम को किया बर्खास्त, कहा बैलगाड़ी खींच सकती है बकरी नहीं, तुम्हें जिम्मेदारी देना मेरी गलती। तो बिना वक्त गवाए बात करते हैं आज की बड़ी खबरें। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक खास तरह का रक्षा समझौता है जिसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जाता है। अब इसी समझौते में तुर्की के शामिल होने की चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है कि तीनों देशों के बीच बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और कभी भी इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। ये समझौता बिल्कुल नाटो की तरह काम करता है। मतलब साफ है, अगर इन देशों में से किसी एक पर हमला होता है तो बाकी देश उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और साथ खड़े होंगे। यही वजह है कि जैसे ही तुर्की के इसमें शामिल होने की खबर आई तो इस्लामिक नाटो की चर्चा फिर से शुरू हो गई। दुनिया इस पर नजर रखे हुए है क्योंकि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की तीनों मिलकर एक बहुत ताकतवर सैन्य और आर्थिक गुट बना सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ चल रहे रक्षा ढांचे में शामिल होने के लिए गंभीर बातचीत कर रहा है। ये बातचीत अब आखिरी दौर में है। अगर तुर्की इसमें शामिल हो जाता है तो तीनों देश उस नियम से जुड़ जाएंगे जिसमें एक पर हमला तीनों पर माना जाएगा, बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 जैसा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते कोई नए नहीं है। दोनों देशों के बीच सालों से सैन्य सहयोग रहा है जिसमें ट्रेनिंग और सुरक्षा तालमेल शामिल है। वहीं तुर्की ने भी पिछले कुछ समय में पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के साथ अपने रक्षा रिश्ते काफी मजबूत किए हैं। इन तीनों देशों की खास बात यह है कि तीनों की ताकत अलग अलग है और यही उन्हें एक दूसरे के लिए जरूरी बनाती है। सऊदी अरब के पास पैसा है, मजबूत अर्थव्यवस्था है और पूरे मिडिल ईस्ट में उसका राजनीतिक असर है। पाकिस्तान के पास बड़ी सेना है और परमाणु ताकत भी है। वहीं तुर्की के पास मजबूत पारंपरिक सेना और तेजी से बढ़ता रक्षा उद्योग है। जब ये तीनों ताकतें एक साथ आती है तो एक ऐसा सुरक्षा गुट बनता है जिसे हल्के में लेना किसी के लिए आसान नहीं होगा। तुर्की पहले से ही नाटो का सदस्य है। ऐसे में किसी दूसरे रक्षा समझौते में शामिल होना नाटो के नियमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इससे पश्चिमी देशों के साथ तुर्की के रिश्ते और उलझ सकते हैं। अंकारा के एक थिंक टैंक से जुड़े रणनीतिक जानकार निहत अली ओजकान का कहना है कि अमेरिका इस इलाके में इजरायल के हितों को सबसे ऊपर रख रहा है। इसी वजह से तुर्की जैसे देश अब अपने लिए नए सुरक्षा विकल्प तलाश रहे हैं। ओजकान के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के लिए यह समझौता सुरक्षा को औपचारिक और मजबूत बनाने का तरीका है। वहीं तुर्की के लिए यह मौका है कि वो नाटो से अलग भी अपनी क्षेत्रीय ताकत दिखा सके। साफ है कि अगर सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते में तुर्की शामिल होता है तो यह सिर्फ एक समझौता नहीं होगा बल्कि पूरे इलाके की सुरक्षा राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को खुद इस बात की पुष्टि की है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का मानव भेजा गया है। ट्रंप ने पत्रकारों से साफ शब्दों में कहा, हां, उन्हें न्योता दिया गया है। इससे पहले सोमवार को ही क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने भी बताया था कि पुतिन को अमेरिका की अगुवाई वाली इस पहल में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। पेस्को ने कहा कि राजनयिक चैनलों के जरिए राष्ट्रपति पुतिन को काउंसिल ऑफ पीस में शामिल होने का ऑफर भेजा गया है। फिलहाल रूस इस प्रस्ताव की सभी बारीकियों को ध्यान से देख रहा है और अमेरिका से बातचीत के जरिए हर पहलू को साफ करना चाहता है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर बोर्ड ऑफ पीस के गठन का ऐलान किया था। अमेरिका के मुताबिक ये बोर्ड ट्रंप की उस योजना को लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा जिसके तहत गाजा पर इजरायल की जंग को स्थायी रूप से खत्म करना, इलाके का दोबारा निर्माण करना और गाजा को युद्ध से निकालकर शांति और विकास की तरफ ले जाना शामिल है। इस बोर्ड की जिम्मेदारी होगी रणनीतिक निगरानी रखना, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को जुटाना
और पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करना। इसके साथ ही अमेरिका ने नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा यानी एनसीएजी भी बनाई है। ये कमेटी ट्रंप के गाजा संघर्ष खत्म करने की व्यापक योजना के दूसरे चरण को लागू करेगी। इसके लिए एक संस्थापक एग्जीक्यूटिव बोर्ड और अलग से गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया है जो एनसीएजी के काम में मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें वो ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में उनके बगल में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर के सामने एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है ग्रीनलैंड अमेरिकी क्षेत्र स्थापित 2026। उन्होंने एक और तस्वीर पोस्ट की जो अगस्त 2025 में ली गई एक तस्वीर का एडिटेड संस्करण है, जब यूरोपीय नेता ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद वाशिंगटन पहुंचे थे। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट की गई ट्रंप की तस्वीर में प्रेजेंटेशन बोर्ड को इस तरह से बदला गया है कि उस पर उत्तरी अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने डिप्टी पीएम यांग सुंग हो को बर्खास्त कर दिया है। कोरियाई न्यूज एजेंसी केसीएनए के मुताबिक किम जोंग योंगसोंग मशीन कॉम्प्लेक्स में सोमवार को इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के पहले चरण के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। किम ने अपने संबोधन के दौरान यांग सोंग हो को हटाने का आदेश दिया। किम ने डिप्टी पीएम को फटकार भी लगाई। किम ने मंच से ही डिप्टी पीएम से कहा, बहुत देर होने से पहले अपने पैरों पर खुद यहां से चले जाओ। किम ने कहा कि यांग बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लायक नहीं है। किम ने कहा, एक बकरी गाड़ी नहीं खींच सकती, यह हमारे कैडर अपॉइंटमेंट सिस्टम में हुई एक गलती थी। आखिरकार गाड़ी बैल खींच सकता है, बकरी नहीं। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब देश में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की 9वीं पार्टी कांग्रेस की तैयारी चल रही है। उत्तर कोरिया में किसी अधिकारी को इस तरह सार्वजनिक रूप से फटकार लगाना आम बात नहीं मानी जाती। यांग सुंग हो पहले देश के मशीनरी उद्योग के मंत्री थे। बाद में उनका प्रमोशन करके मशीनरी क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालने वाला उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। दक्षिण कोरिया की सरकारी एजेंसी योनहाप के मुताबिक वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी शामिल थे, लेकिन वहां उनकी भूमिका स्थायी नहीं थी। अभी तक ये नहीं बताया गया है कि उनकी जगह अब किसे जिम्मेदारी दी जाएगी। केसीएनए के मुताबिक किम जोंग ने योंगसोंग मशीन कॉम्प्लेक्स को आधुनिक बनाने में हो रही देरी के लिए आर्थिक नीति से जुड़े अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही और अयोग्यता की वजह से यह परियोजना समय पर आगे नहीं बढ़ पाई। किम ने उन पार्टी सदस्यों पर भी नाराजगी जताई जो लंबे समय से काम को लेकर ढीले बने हुए हैं। उनका कहना था कि मौजूदा आर्थिक अधिकारी उद्योग को आधुनिक बनाने और तकनीकी रूप से आगे ले जाने में नाकाम रहे हैं। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप के अनुसार किम की यह चेतावनी पार्टी की 9वीं कांग्रेस से पहले अधिकारियों में अनुशासन और डर पैदा करने की रणनीति मानी जा रही। योनहाप ने यह भी बताया कि इससे पहले किम जोंग ने 3 बड़ी सैन्य यूनिटों के प्रमुख अफसरों को बदल दिया था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।